हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत लाभदायक। तो आइए इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इन सभी हड्डियों में से जो ह्यूमरस हड्डी है यह पैर की हड्डी नहीं है। यह हड्डी उपस्थित रहती है हमारे हाथ में, आर्म में, बाजू में। जो कंधे से और एल्बो तक की जो हड्डी रहती है उसे ह्यूमरस ही कहा जाता है। तो बाकी जो है टीबिया, फिबुला और फीमर, ये तीनों हड्डियां पैर की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा जो प्रवेश करती है तो उसका नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो आइरिस का आकार बढ़ जाता है ज़्यादा प्रकाश के लिए, और अगर हम उजाले में रहते हैं तो उस समय आइरिस का जो है आकार वह घट जाता है, जिससे प्रकाश कम जाता है अंदर। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो इमेज बनती है वह बनती है रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर ही कोन्स और रोड्स, जिन्हें की कहते हैं हम, कोन्स को हम कहते हैं शंकु और रोड्स को कहते हैं सलाका। कोन्स होते हैं कलरफुल देखने के लिए उत्तरदायी, कलर देखने के लिए, और रोड्स रात्रि में देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सभी जो है दोनों चीज़ें ये रेटिना पर ही उपस्थित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो हमने इसका डिस्कशन अभी किया है। तो कौन से जो है रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो जब रक्त जमता है उसमें तत्व की बात की जाए तो तत्व होता है कैल्शियम, Ca, और जो कि हिपेरिन प्रोटीन रहता है, और इसके लिए विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और अगर तत्व की बात की जाए तो कैल्शियम। तो हमारा सही आंसर है बी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? वंशागति को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। जो कि अगली जनरेशन में जो जीन्स पहुंचते हैं उन्हें हेरिडिटी कहा जाता है, और इसके अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स। सही आंसर है डी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो अगर हम मनुष्य का एनवायरनमेंट जो सुधरता है उससे जो नस्लों में सुधार आता है उसको कहा जाता है यूथेनिक्स। सही आंसर है ए, यूथेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ये आता है ओंकोलॉजी के अंतर्गत। सही आंसर है ए, ओंकोलॉजी कहलाता है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो जो कारण है वह है अनुवांशिकी विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। ये दोनों कारण हैं जिस वजह से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। तो हमारा सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, लड़का जो होता है उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो लड़का पैदा होगा जब तो उसमें गुणसूत्र एक्स और वाई होंगे। एक्स और एक्स डिनोट करते हैं गर्ल को, और एक्स और वाई डिनोट करते हैं बॉय को, यानी कि लड़के को, और एक्स लड़की को। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम रहता है वह रहता है फादर का। सही आंसर है ए, पिता का। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? तो हाल ही में जो जंतु लुप्त हुआ है वह है डायनासोर। और हाल ही में भी आपको बता दें, हाल ही का मतलब ये नहीं है कि अभी 1-2 साल पहले हुआ है। इसे भी लुप्त हुए 6 करोड़ साल हो गए हैं। और ये जो है रेप्टाइल्स वर्ग में आता था, रेप्टाइल्स क्लास में, सरीसृप वर्ग में।
और जिसके अंतर्गत कछुआ, क्रोकोडाइल, छिपकली, स्नेक ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो डायनासोर भी रेप्टाइल्स वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग में आता था और 6 करोड़ साल पहले ये लुप्त हो गया। समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो समुद्री सर्प रहता है उसे हम हाइड्रोफिश भी कहते हैं। तो हाइड्रोफिश एक मछली नहीं है, यह ट्रू फिश यानी कि इसका वास्तविक मछली ये नहीं है, केवल इसका नाम हाइड्रोफिश है, समुद्री सर्प को कहा जाता है। और जैसे स्टार फिश भी है जो कि असल में मछली नहीं है, जेली फिश है, ये सब असल में मछलियां नहीं है। मधुमक्खी और कीड़े, तो ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं कीट वर्ग में, इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो जो एकिडना है ये अंडे देता है और ये सीधे बच्चे नहीं देता। ये आता है मैमल्स के अंतर्गत। मैमल्स के अंतर्गत आता है एकिडना। और एक हम दूसरी बता दें आपको, डक बाइल्ड, ये नाम है इसका, डक बाइल्ड प्लेटिपस। तो मैमल्स यानी कि स्तनधारी, मनुष्य भी स्तनधारी ही हैं। तो मैमल्स में सिर्फ एकिडना और डक बाइल्ड प्लेटिपस ये दो ही ऐसे जीव हैं जो कि अंडे देते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनपाई में मनुष्य, वेल, ये सभी स्तनधारी आते हैं। तो सिर्फ एकिडना और डक बाइल्ड प्लेटिपस ऐसे हैं जो कि एग्स देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते, बाकी सभी सीधे बच्चे देते हैं। अगला क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम है मस्तिष्क से संबंधित। जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेरेब्रम। यह किसी बात को सोचने समझने की शक्ति और याद रखने की शक्ति जो है सेरेब्रम से ही होती है। और जो फोरब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, उनमें से एक है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये जो है हमारा जो मस्तिष्क है उसके अग्र भाग में यानी कि अगले भाग में उपस्थित रहते हैं, हमारे फोरहेड के पास। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी जो होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जिसका निर्माण जो है हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। सही आंसर है बी, संक्रमण के लिए। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है ये आते हैं स्तनी के अंतर्गत यानी कि मैमल्स। मनुष्य भी मैमल्स के अंतर्गत ही आता है। और डॉल्फिन जो है मछली के अंतर्गत नहीं आते, मछली फिश के अंतर्गत नहीं आते, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। और जो है गंगा डॉल्फिन जो है वह भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंग डॉल्फिन है। और ये गंग डॉल्फिन जो है ये स्वच्छ और मीठे पानी में ही जो है मिलती है। तो इससे ये भी सूचित हो जाता है गंगा की सफाई का। अगर ये उपस्थित है तो वहाँ गंगा साफ है, अगर ये उपस्थित नहीं है तो गंगा साफ नहीं है, क्योंकि ये स्वच्छ और मीठे पानी में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? अश्रु ग्रंथि मीन्स जो ग्रंथि आंसुओं के लिए उत्तरदायी होती है। तो जो घड़ियाल है उसमें यह उपस्थित नहीं होती। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना, तो इसका अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। सही आंसर है सी। तो इस वीडियो में हमने कवर किए बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।